આજે આપણે કરવાના છે બાજ લોક અને આ આપણો નંબર છે 15મી ઇકાઈ એટલે કે 15મો એકમ છે. હવે એ જે ઇકાઈ છે એને કહે છે બાજ લોક. શું છે? બાજ લોક. અને જે રચનાકાર છે એ અનામિકા. એમનો સમય છે જન્મ 1961. હવે 1961થી આપણને શું યાદ રહે છે? 1961થી ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ કયો? તો 1 મે 1960. 1 મે 1960. ચાલો એમના વિશે થોડીક માહિતી લઈ લઈએ. તો એ છે સમકાલીન હિન્દી સાહિત્ય. સમકાલીન હિન્દી કવિયત્રી છે. શું છે? કવિયત્રી. અને કવિ પુરુષ હોય તો કવિ અને મહિલા હોય તો આપણે શું રહેશે? कवियत्री. अनामिका का जन्म अमेरिका के जन्म यानी अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ. उनका बचपन का घर यानी इनका बचपन जो वो अकेले में रहे, अकेले में रहने के कारण पुस्तकालय और पुस्तकों के बीच ही उन्हें पुराना बचपन इनका बिताए. उन्होंने स्थानीय स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ली तथा विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की. संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे. अंग्रेजी विभाग के वे रीडर थे. साथ ही वे किन किन पत्रिकाओं में भी उनका योगदान रहा वे भी महत्वपूर्ण है. पर उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, कविता संग्रह और आलोचना, तो उनको भी समझ लेना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण. जैसे कि खुरदरी हथेलियाँ. पहले जो कृत्य है वह है खुरदरी हथेलियाँ. दूसरा गलत पते की चिट्ठी. गलत पते की चिट्ठी, दूबधान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में. एक कविताओं में उन्होंने औरत आदि इनके कौन से प्रसिद्ध कविता संग्रह खुरदरी हथेलियाँ, गलत पते की चिट्ठी, दूबधान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत, इनकी कविता संग्रह. कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह में 10 द्वारे के पिंजरा, उपन्यास में देखें तो स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत है, पानी जो पत्थर पीता है आदि इनके विमर्श साहित्य है. कौन सा? ये विमर्श साहित्य है. उपन्यास केवल एक ही है उनका स्त्रीत्व का. उपन्यास एक है 10 द्वारे की पिंजरा उपन्यास है तथा स्त्रीत्व का ઓકે ચલો થોડુંક ટેકનિકલ રહે છે. હા વાંધો નહીં, આપણે 1 મિનિટ કરી દઈએ. ओके. इनकी रचना यथास्थिति चित्रण के साथ साथ हमें कौन सा चेतना का स्वर हमें प्राप्त हो जाता है? कौन सा? चेतना का स्वर. इस कविता में उन्होंने जो कहा है, कौन सी कविता? तो ये कविता कौन से? संकलित कविता है. कौन सी? ये संकलित यानी इकट्ठा की हुई छोटी छोटी जगह से इनकी एक संग्रह से लेकर दूसरे संग्रह में से एक एक छोटे छोटे हिस्से को लिया गया है. तो यह बाज लोग कविता है. बाज लोग कवियत्री ने उन सामान्य लोगों को बाजीगर कहा है. बाजीगर कहना यानी विशेष व्यक्ति जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, विशिष्ट व्यक्ति, इन्होंने बहुत कुछ किया है, फिर भी वे आज भी महत्वपूर्ण नहीं हैं. और आगे कहते हैं कि जो समाज में निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं, समाज में निर्माण कार्य होता है, सुंदर घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल, गगनचुंबी इमारत, बांधों का निर्माण करते हैं, वे बेहद
बनाने वाले कौन लोग हैं? वे बेहद गरीब और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर होते हैं। कौन होते हैं? मजदूर। तो इनका महत्व बताते हुए कहते हैं कि इसलिए समाज में उन्हें कोई भी महत्व नहीं दिया। क्यों? तो वे मजदूर हैं, निर्माण सारा कार्य करते हैं, पर वे गरीब और मेहनती हैं। किंतु उन्होंने परिश्रम का परिणाम ये कि धरती पर अब भी आग, पानी, अन्न सब कुछ उपलब्ध है। और साथ में दूसरा कौन सा है? कठोर परिश्रम करने वाले लोगों के लिए उन्हें परिश्रम का परिणाम है कि धरती पर अब भी आग, पानी और अन्न सब उपलब्ध है तथा ये मजदूर दुनिया की हर चमत्कार सृजन करते हैं। यानी मजदूरों की बात उन्होंने किनके लिए शब्द प्रयोग किया? बाज लोग, मजदूर, गरीब और कठोर परिश्रम करने वाले लोगों के लिए ही उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया है। और आगे इन्होंने कविता में यह वर्णन किया। तो चलो कविता को समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता। बाज लोग, कवि पहले ही पंक्ति में कहते हैं बाज लोग जिनका कोई नहीं होता। बाज लोग यानी हमें कहा कि कुछ विशिष्ट लोग या कठोर परिश्रम, खुरदरी हथेली वाले कठोर परिश्रम करने के वाले व्यक्ति के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया। जिसका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते कहीं के नहीं होते। यानी उन्होंने काम तो विशेष किया है, विशिष्ट व्यक्ति और विशिष्ट काम भी किया है, पर इनका कोई नहीं है। और जिनका कोई भी नहीं होता उसे कहीं का भी नहीं होते, यानी वो किसी के नहीं हो सकते। तीसरा कहते हैं कि झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। यानी झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी बूझते अलाव के चारों तरफ। बूझते अलाव यानी ये दो तरह से भी इस बात को हम ले सकते हैं। दो तरह से, यानी झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए। झुंड बनाने यानी इकट्ठा होना, फिर वे इकट्ठा बनाकर बूझते अलाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यानी उम्मीद टूट जाती है, फिर भी ये लोग झुंड बनाकर ऐसा जैसा काम करते हैं, पूरी उम्मीदों को कायम रखते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी इमारत बनाने के लिए इन इकट्ठा होना इनका बहुत ज़रूरी है। एक साथ बहुत सारे कारीगर यानी का परिश्रमी व्यक्ति हमें चाहिए, यानी बाज लोग चाहते हैं। फिर अपनी बेडोल सुंदर अस्वस्त्र, जिसमें वो कहते हैं लोगों को केवल वो उनकी वास्तव। फिर अपनी बेडोल खुरदरी और अस्वस्त्र हथेलियों पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते। उन्होंने आगे और कहा कि वे आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष कि आग जाए, जहाँ भी बचे वही जीते रहे और खूब जिए। देखो अलाव यानी फिर बिडोल सर यानी खुरदरी अस्वस्त्र ने पोतानी खुद की हथेलियाँ पसार कर, मानो वे आग को ताप नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं? वो आग को आशीष देते हैं कि आग जिए, यानी वो आग को जीने के लिए आशीष दे रहे। वैसा चित्रण किया है, जहाँ भी बचे हैं वही जीते हैं। और वह जहाँ भी बचे वही जीते रहे और खूब जिए। कभी कहते हैं कि वो जहाँ भी बची हो आग और जीते रहते हैं और खूब जिए, बहुत सारा जीवन वेजे। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होता वो कहीं के नहीं होते। यानी फिर से यही पंक्तियाँ दोहराई गई हैं। कौन सी? 3 पंक्तियाँ कि बाज लोग जिसका, यानी इन बाज लोगों का कोई नहीं, और जो कोई नहीं जिसका कोई नहीं होता वो कहीं का नहीं होता, यानी वे पूरी धरती में समाहित हो सकते हैं। झुंड बनाकर ये मेहनतकश मजदूर यानी झुंड बनाकर चलते हैं फावड़े, और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराइयों से एकदम उमड़ आते पानी के सोते। ये मेहनतकश मजदूर हैं जो झुंड बनाकर चलते हैं, धरती का सीना फाड़कर खुदाई करते हैं, यानी ये खुदाई काम करते हैं। जहाँ तो गहराई तक खुदाई काम करते हैं और जहाँ से उमड़ पड़ते हैं पानी, यानी शीतल जल का स्रोत गहराई तक खुदते हैं और शीतल पानी का स्रोत निकालते हैं। बाज लोग सारी बाजियाँ हार कर भी
होते हैं अलमस्त बाजीगर, यानी ये सांप पाताल से पानी निकालने का काम ये करते हैं, फिर ये कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, सारी बाजी विहार कर जाते हैं और फिर भी कैसे अलमस्त रहकर बाजीगर हैं। कुछ शब्दार्थ को समझ लेते हैं, जैसे कि अलाव यानी तालाब, अलाव का अर्थ है तापने की आग, बेडुल यानी भद्दा शरीर, खुरदरी यानी चिकनी न हो। अब हमें चलो विकल्प वाले प्रश्नों को ढूंढ लेते हैं। बाज लोग झुंड बनाकर किसके पास बैठते हैं? पानी, अलाव, मिट्टी। या पत्थर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अलाव। राइट आंसर होगा हमारा अलाव। फिर बाज लोग किसे आशीष देते हैं? जल को, दूध को, आग को, बच्चों को। कौन सा? आग को। बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं? अकेले, झुंड में, धीरे धीरे रोकर। वे झुंड में चलाते हैं। कैसे? झुंड में। फिर है बाज लोगों के उबड़ खाबड़ पैरों तक धरती की गहराई से क्या उमड़ आते हैं? तो क्या उमड़ आते हैं? पानी का स्रोत, तेल के स्रोत, दूध के स्रोत या बारिश के। तो हम सबको पता है कौन से? तो पानी के स्रोत। एक एक वाक्य के प्रश्नों को देखते। कवियत्री किन्हें बाज लोग कहते हैं? कवियत्री है जो किन्हें बाज लोग कहते हैं। कवियत्री उन गरीब और लाचार तथा कठोर परिश्रम वाले व्यक्तियों को कहते हैं बाज लोग। क्योंकि हम सबको पता है कि परिश्रम करने के पश्चात भी धरती की गहराई तक वे खुदाई करते हैं, पानी का स्रोत ढूंढ निकालते हैं, फिर भी इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये कवियत्री से इनके श्रम से दुष्कर कार्य करते दिखाई देते हैं। ये समाज के वे लोग हैं जिनका कोई नहीं, इसलिए इन्हें बाज लोग कवियत्री कहते हैं। बाज लोग किसको आशीष देते हैं? बाज लोग किसको आशीष देते हैं? तो वे आग को आशीष देते हैं। सारी बाजी हारकर बाज लोग कैसे मस्त रहते हैं? तो अलमस्त रहते हैं। ये अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, अलमस्त। ठीक है, अलमस्त। बाज लोग झुंड बनाकर कहाँ बैठते हैं? तो आग के अलाव के गुम तापने के लिए झुंड बनाकर अलाव के चारों तरफ। कौन से? आग के अलाव के चारों तरफ ये ग्रुप बैठ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को दो दो वाक्य में उत्तर दिए। प्रस्तुत कविता में किस वर्ग के समाज का वर्णन किया गया है? दो दो वाक्य में उत्तर देना है। बड़ी बड़ी योजना निर्माण कार्यों को पूरा करने वाले लाचार, कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों को प्रमुख योगदान, यानी बड़े बड़ी इमारत, हमने पहले देखा बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारत को बनाने में इन मजदूर वर्ग का ही विशेष योगदान होता है। फिर भी इन्हें योगदान यानी इनका कुछ भी लाभ नहीं होता। इस वर्ग का इन्होंने यह वर्णन किया। जहाँ भी बच्चे हैं वह जीती रहे से क्या तात्पर्य है? जहाँ भी बची है वह जीती रही, यानी आग। कौन सी? आग। जहाँ भी बची वही जीती रही। कविता में इस कवि में कवियत्री ने अग्नि को लक्ष्य करके कहा है। आग ऊर्जा का प्रतीक है। गरीब लाचार मजदूर आशावादी होते हैं और उन्हें राय में पर्वत के दर्शन होते हैं, इसलिए वे बुझती हुई आग में यानी आशा, उम्मीद बनाए रखते हुए इन जीवन में जीवित रहते हैं। पानी के स्रोत कहाँ से निकलते हैं? कैसे? पानी के स्रोत धरती के अंदर बहुत बड़ी गहराई में। पानी के स्रोत कहाँ थे? धरती के अंदर गहराई में से निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं? तो मजदूर अपने झुंड में गहराई तक खुदाई करते हैं, तब जाके ये पानी के स्रोत निकलते हैं। तो
ज़रूर से आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।